हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 8 शरीर में गति। ठीक है, हमें क्या पढ़ेंगे आज हम पार्ट में? शरीर में होने वाली गतिविधियों के बारे में हम पढ़ेंगे इस पार्ट में। हमें क्या करना है इस पार्ट में? जानना है कि हमारे शरीर में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, किस माध्यम से हो रही हैं, ये सब हम इस पार्ट में जानेंगे। और हमें कैसे पता चलता है ये सब भी इसी में इस पाठ के द्वारा हम जानेंगे। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आपको शांतिपूर्वक बैठना है और अपने शरीर में होने वाली गतिविधियों का आपको अनुभव करना है। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रेक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती हैं। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है? जब आप अपनी नोटबुक में कुछ भी लिखते हैं, हमारा दिमाग काम करता है और हमारी उंगलियां वही तो बताते हैं क्या लिखना है आपको। ठीक है, और हमारा हाथ इसमें हमारी मदद करता है। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है? बताइए, सोचिए। आपका मित्र अगर आपकी दाईं ओर है तो आप दाईं ओर गर्दन हिलाएंगे और उसको देखेंगे कैसे? आंखों द्वारा, है ना। तो क्या हुआ? हमारी गर्दन और हमारी आंखें। ठीक है, इसी प्रकार आगे पढ़ेंगे। क्या है? उपर्युक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई न कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं, नहीं कई जगह आप दौड़कर भी जाते होंगे, है ना, या कूदकर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते होंगे। ठीक है, आइए अपने मित्रों, अध्यापकों या एवं अभिभावकों से चर्चा करके सारणी 8.1 भरते हुए यह देखते हैं कि क्या देखेंगे हमें कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं। हमने देखना है जंतु किस प्रकार करते हैं। हमने एक सारणी बनानी है अपनी नोटबुक में, उसमें क्या लिखना है? सारणी 8.1 जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं। आपने एक कॉलम में लिखना है जंतु, जिसमें कि आ जाएगा गाय, मनुष्य, सांप, पक्षी, कीट और मछली। गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग या अंग। गाय कैसे जाती है? पैरों से। मनुष्य भी पैरों से। सांप कैसे जाएगा? संपूर्ण शरीर से। पक्षी पंखों से। कीट कैसे जाएगा? कीट भी अपने पैरों से ही जाएगा। मछली तैरकर। ठीक है, फिर अगले में क्या लिखना है आपने? जंतु कैसे गमन करते हैं। गाय तो चलती है पैरों से, मनुष्य भी चलता है, सांप रेंगता है, पक्षी उड़कर जाता है, कीट क्या है? टहलता हुआ जाता है ना, और मछली तैर कर जाती है। ऐसे ही नीचे लिखा हुआ है आपका चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है? क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है? ठीक है, अब हमें एक पहेली जानना चाहती है कि बूझो पौधों की गति को लेकर आश्चर्यचकित है। वह जानना चाहती है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, परंतु क्या वे किसी दूसरे प्रकार की गति को दर्शित करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या करते हैं? क्या गतिविधियां आपने देखी हैं पौधों के अंदर? एक पौधे से अनेक पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। अब देखो 8.1 में क्या है? मानव शरीर एवं इसकी गतियां। मानव शरीर की गतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने
से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है, हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। ठीक है, एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। तो आप तो भी देखेंगे आपके जो कूल्हा है, जो आपका पैर है, वो क्या कर रहा है? गति कर रहा है घूमने में, है ना। फिर क्या करना है आपको? अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इस प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पश्च में सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधे को छुआएं। अपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? कौन सा भाग मोड़ा? कंधा मोड़ा, आपकी हाथ मुड़ा, है ना, बाजू आगे, कलाई, उंगलियां, सब कुछ, है ना। तो आपने ये इसके अंदर परिवर्तन देखे, है ना। एक गेंद फेंकने के लिए या आप जब कुछ एक्सरसाइज करते हैं तब आपका शरीर का कौन सा भाग आपकी मदद करता है ना। अपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? हाथ को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकाने का प्रयास कीजिए। इसके बाद क्या करना है आपको? अपना हाथ नीचे झुकाना है। ठीक है, अब क्या आप ऐसा कर पाते हैं? ऐसा कर पाते हैं? अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए एवं परीक्षणों को सारणी 8.2 में नोट कीजिए। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, किसी को तो हम आसानी से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, है ना। कई अंगों को हम नहीं घुमा सकते हैं, जैसे कि गर्दन है, हम उसको पूरा नहीं घुमा सकते हैं ना। ऐसे ही सारणी जो आपने 8.2 बनाई है उसमें लिखना है हमारे शरीर में गतियाँ। शरीर का भाग, गर्दन, कलाई, अंगुलियां, घुटने, एड़ी, पदंगुलियां, पीठ, सिर, कोहनी, भुजा, इन सब को आपने लिखा। ठीक है, अब इनको पूर्णतः कौन से घूमते हैं उनमें हाँ लिखना है। जैसे भुजा पूर्णतः घूम सकती है, ठीक है, उन्होंने भी भरा हुआ है ऐसा इस सारणी में। बाकी आपको बताना है। आप देखो गति कैसे होगी? अशंत घूमता या मुड़ता? क्या गर्दन आधी घूमती है, पूर्णतः नहीं घूमती? झुकता कौन सा भाग है वो आपको बताना है। और उठता कौन सा है? गति बिल्कुल नहीं करता। कौन सा भाग ऐसा है जो बिल्कुल गति नहीं करता? अब इसके अंदर क्या है? समतक घुमा जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं? कुछ भागों को घुमाने में हम असमर्थ क्यों रहते हैं, ये बताना है हमें। ये पढ़ेंगे क्रियाकलाप 1 में। एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाई गई स्थिति में रखिए जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे। आपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप उसे मोड़ पाते हैं? नहीं मोड़ पाएंगे आप उसको, वो एकदम सीधी तनी है, इसीलिए आप उसको कोई गति नहीं दे सकते। ठीक है, चित्र 8.1 में दिखाई दे रहा है। क्या अब आप अपनी भुजा को मोड़ पाते हैं? नहीं मोड़ पाएंगे। अब आगे देखो, क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? कुछ और भी ऐसे अन्य भाग हैं जैसे कि हमारा घुटना,
उसमें जुड़ा हुआ है ना, तभी हम आसानी से घुमा सकते हैं उसको। इन स्थानों को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता? ऐसा होता नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बहुत सारी मुश्किलें होती, जैसा कि आपने ऊपर देखा था, वो पैमान लगाकर अपना हाथ को बिल्कुल सीधा रख रखा था उसने, तो उसको अपने हाथ को इधर उधर घुमाने में, मोड़ने में, कुछ उठाने में बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता। वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? ये पढ़ते हैं। अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगली एवं पाद उंगलियों को दबाइए। ठीक है, इन सब को आपने क्या करना है? दबाना है। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। क्या है ये? अस्थियां। आपने शरीर के अन्य भागों को इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को वैसे कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती, एक लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। काफ़ी सारी अस्थियां होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, जिससे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वो हमारी कोहनी तक जुड़ी हुई होती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुला नहीं सकते जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। आइए उनमें से कुछ के बारे में जानें। हमें क्या करना है? कुछ के बारे में जानना है। पहली क्या है? कंदुक खलिका संधि। क्रियाकलाप जो 2 है आपका, आपने क्या करना है? कागज की एक पट्टी को एक बेलन सिलेंडर के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके किसी के निरीक्षण में आपने क्या करना है? किसी की अपने आसपास आपको रखना है, उसकी सहायता से आपको ये सब करना है। उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए, जैसा कि आपको चित्र 8.2 में दर्शाया गया है। आप कागज के बेलन, आप क्या कर रहे हैं? कागज के बेलन को क्या करना है? आपने को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? ये देखो, जैसे चित्र 8.2 में क्या दिखाया? कंदुक खलिका संधि। नीचे क्या है? कागज का बेलन, बीच में गेंद, ऊपर क्या रखी है? कटोरी। ठीक है, आप कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। देखो, जैसा चित्र 8.3 में दिखाया गया है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। ठीक है, चित्र 8.3 में दिखाया गया है। एक तो क्या है? शोनी अस्थि, एक क्या? जांघी अस्थि, एक कंदुक खलिका संधि। अब हम पढ़ेंगे धुराग संधि। क्या पढ़ेंगे? धुराग संधि। ये कहाँ होती है? गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग संधि है, जैसा आपको चित्र 8.4 में दिखाया गया है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं
एवं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है। देखो चित्र 8.4 में क्या दिखाया है, धुराग संधि, ठीक है, जिसमें कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। धुराग संधि में बेलन आकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। ये सिर्फ एक ही छल्ले में, या तो आप इसको दाएं घुमा सकते हैं या फिर बाएं, या फिर नीचे झुका सकते हैं या थोड़ा सा पीछे, ठीक है, पूरी पीछे नहीं घूमती। अब देखो हिंज संधि क्या होती है। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जे को ध्यान पूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खोलने देता है, ठीक है, ऐसा ही करता है कब्जा काम। अब देखो क्रियाकलाप 3 में क्या करना है। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का बेलन सिलेंडर बनाइए, जैसे कि चित्र 8.5 में दिखाया गया है। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। क्या करना है आपको, एक छोटी सी पेंसिल लगानी है। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार गति करता है। यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खलिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है। हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी में इसी प्रकार की गति देखी थी। जैसा देखो चित्र 8.5 में क्या है, हिंज और संधि द्वारा गति की दिशा। चित्र 8.6 में क्या है, घुटने की हिंज संधि। घुटने की क्या है, ये हिंज संधि। जो कुछ हमने बताया था वह एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोनी में हिंज कब्जा संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है, जैसा आपको चित्र 8.6 में दिखा रहे हैं। घुटने में भी ऐसा ही होता है जैसा कोनी में होता है, ठीक है। क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं, क्या हो सकते हैं आप बताओ, सोचो। और देखो आगे अगला पढ़ते हैं, अचल संधि। हमारे सिर की अस्थियों के बीच में कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधि को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य क्या है, अचल संधि। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है। यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे। संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं, जैसा आपको चित्र 8.7 में दिखाया गया है। ये क्या है, मानव कंकाल। कैसे जानते हैं कि ये मानव कंकाल की आकृति है। हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं। शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं, ठीक है। हम अनुभव कैसे कर सकते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर के सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। एक्सरे के माध्यम से हम जान पाते हैं कि हमारी अस्थियां कैसी दिखाई देती हैं। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है। हुआ ही होगा किसी ना किसी का, तो आपने देखा भी होगा, उसमें आसानी से पता चल जाता है।
कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं, जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभवित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। आपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाइए। आपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे चित्र से तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा देखो 8.8 में दिखाई दे रहा है, टखने एवं घुटने की संधियों के एक्सरे। ठीक है, इसमें हमें पता चल रहा है कि इसमें कितनी अस्थियां हैं। अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? नहीं। आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं, ये आप जान सकते हैं। अपनी हथेलियों के पीछे भाग को स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? जैसा आपको चित्र 8.9 में दिखाई दे रहा है, हाथ की अस्थियां। क्या आपकी कलाई लचीली है? आपकी कलाई क्या है? लचीली। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है, जिन्हें कापेल कहते हैं। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? हम आसानी से अपनी कलाई को, अपनी उंगलियों को, अपने हाथ को नहीं मोड़ पाते अगर ये भी एक ही अस्थि से बना होता है। देखो चित्र 8.9 क्या है? ये हाथ की अस्थियां। अब अगला पढ़ते हैं, क्रियाकलाप 4। हमें क्या करना है? गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रखिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियों वक्ष की अस्थियों को आप गिन सकते हैं, गिन लीजिए। जैसा आपको चित्र 8.10 में दिखाई दे रहा है, को ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना आपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। हम देखते हैं कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई है। ये वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। ये देखो चित्र 8.10 क्या है? पसली पिंजर। इस शंख रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पांव की उंगलियां छूने को कहिए। क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है, जिसे केशरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 केशरुका का बना होता है। जैसा देखो आपको चित्र 8.11 में दिखाई दे रहा है, क्या है? मेरुदंड का चित्र। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा हुआ होता है। अगला है, यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि से बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता था? नहीं झुक सकता था। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाए। तो क्या होगा? लगाने का प्रयास करें। क्या आपको उसके कंधों के समीप 2 उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं? 2 उभरी हुई अस्थियां दिखाई देंगी। इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। जैसे चित्र 8.12 में दिखाई दे रहा है, क्या है? ये कंधे की अस्थियां। अब देखो चित्र 8.13 में क्या है, को ध्यानपूर्वक देखिए। यह संरचना शोनी अस्थियां है। ये बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। चित्र 8.13 क्या है? शोनी अस्थियां। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी
हैं। जैसा कि चित्र 8.14 में दिखाई दे रहा है आपको, यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की क्या करी है, बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की। देखो 8.14 में क्या था, वो मानव कंकाल। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है। वह क्या कहलाती है, उन्हें उपस्थि कहते हैं। अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? देखो चित्र 8.15 में दिखा रखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें चित्र 8.15 में क्या है, कान के ऊपरी भाग की उपस्थिति होती है। चित्र 8.16 में क्या है, ये कर्णपाली, कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ होगा? बिल्कुल, चित्र 8.16 में, ठीक है। ऊपर वाला तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा सॉफ्ट मिलेगा, नीचे वाला थोड़ा सा हार्ड मिलेगा, ठीक है, चेक करिएगा। क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारा कर्णपाली वाला है ना? परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है, उतना कठोर भी नहीं है पर उतना लचीला भी नहीं है। यह उपस्थिति है। शरीर की संधियों में भी उपस्थिति पाई जाती है। हमने देखा है कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपस्थितियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाइए। आपको क्या करना है, मानव कंकाल का चित्र बनाना है। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती हैं। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? आइए इसका पता लगाएं। आपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। आप कर पाएंगे, सक्षम होंगे उसे करने में? जिस हाथ की आपने मुट्ठी बनाई है उसी से अपने कंधे को छूने में। जिसका हाथ जो लचीला होगा वो तो छू लेगा और जो नहीं होगा वो नहीं छू पाएगा। देखो चित्र 8.17 में क्या दिखाया है, अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियों संयुक्त रूप से कार्य करती है। चित्र ए और बी जैसा दिखाई दे रहा है। चित्र 8.17 क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इससे छूकर देखिए, क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे क्या कहते हैं? पेशी। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर आती हैं। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है? क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में है? चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं, ठीक है। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो सकती है। यह अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है, जैसा कि आपको चित्र 8.17 में दिखाया गया है।
क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केंचुआ अथवा घोंगे में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करते हैं। हमें क्या करना है? इनका अध्ययन। देखो 8.2 क्या है? जंतुओं की चाल। जंतुओं की चाल के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है केंचुआ। क्रियाकलाप 5 क्या कहता है हमें? बगीचे में चलते हुए केंचुए का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक सही शॉक फिल्टर पेपर पर रखिए। इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए। जैसा आपको क्या दिखाई दे रहा है चित्र 8.18 में। इसके पश्चात केंचुए को एक कांच की पट्टी, टुकड़े, टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की 2 सतहों में से किस पर केंचुआ आसानी से चल सकता है? किस पर चल पाएगा? 3 सतह बनाई है, 1, 2, 3। केंचुए की गति को हमने अनुभव करना है। चित्र 8.18 में दिखा रहे हैं। केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान केंचुए अपने शरीर के पश्चिम भाग को भूमि से जकड़े रहता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्चिम भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात क्या होता है? यह शरीर को संकुचन करता है तथा पश्चिम भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है? इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक शूक बाल जैसी आकृति होते हैं। ये शूक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये शूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थों को बाहर निकालता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जिससे पौधे को फायदा होता है। अगला देखो क्या है? घोंगा। क्रियाकलाप 6 है जो किसी बगीचे में एक घोंगे का अवलोकन कीजिए। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी? जैसा चित्र 8.19 में दिखाई दे रहा है। इसे क्वच कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्वच। और यह घोंगा का ब्रह्म कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता। यह क्वच एकाएक होता है और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह घोंगे के साथ खिंचता जाता है। घोंगे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका प्रेक्षण कीजिए। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथ से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसको चलने के ढंग का प्रेक्षण कीजिए। देखो चित्र 8.19 में क्या दिखाई दे रहा है आपको? घोंगा। अगला है क्वच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा होगा। मोटी संरचना इसका पाद पैर है जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। आप सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाएं। पाद पैर की
लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंगे की गति केचुए की गति से तीव्र है अथवा धीमी, ये बताना है। ठीक है, घोंगा तेज चलता है क्या केचुआ? बताओ, केचुआ चलता होगा या घोंगा? ठीक है, देखना, अनुभव करना और बताना। अगला देखो, हम पढ़ते हैं तिलचट्टा। क्रियाकलाप जो 7 है, किसी कॉकरे तिलचट्टा का प्रेक्षण कीजिए। जैसा आपको 8.20 में दिखाई दे रहा है। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में भी उड़ता है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर ब्रह्मकंकाल द्वारा ढका होता है। यह ब्रह्मकंकाल विभिन्न एककों को परस्पर संधियों द्वारा बनाता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। देखो चित्र 8.20 में क्या है, तिलचट्टा। वृक्ष के 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वृक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती है। अगला है पक्षी। क्रियाकलाप जो 8 है आपका। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसीलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्चपाद पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वृक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप में रूपांतरित होती है तथा पंखों के ऊपर नीचे करने में सहायक होती है। आपको चित्र जैसा 8.21 में दिखाई दे रहा है। ये क्या है, पक्षी का कंकाल। अब देखो अगला मछली। क्रियाकलाप जो 9 है। कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। इसे धीरे से धक्का दीजिए, जैसा कि चित्र 8.22 में दिखाई दे रहा है। क्या ये जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है? बिल्कुल जाएगी। देखो नाव से खेलते हैं ना हम, जब बारिश आती है तो गलियों में पानी हो जाता है तो हम खेलते हैं नाव बना के, वो आगे तक चली जाती है ना। चित्र जैसा 8.20 में नाव से खेल रहे हैं। करना है आपको, अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। ठीक है, चौड़ी ओर से जाए। 8.22b में दिखाया गया है। क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है? क्या आपने ध्यान दिया कि नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी है? ऐसा ही मछली भी दिखाई देती है। देखो चित्र 8.23 में मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की इसी आकृति को क्या कहते हैं, धारा रेखीय कहलाती है। देखो चित्र 8.23 में क्या है, ये मछली दिखाई दे रही है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्र भाग एक और मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। जैसा कि आपको मछली का चित्र 8.24 में दिखाई दे रहा है के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ आती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। देखो क्या है, चित्र 8.24 मछली की गति। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो
तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष अरित्र फ्लिपर पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। सर्प कैसे चलता है? सांप कैसे चलता है? क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते हुए देखा है? क्या यह सीधा चलता है? नहीं, सीधा नहीं चलता कभी भी। सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है। चित्र जैसे आपको 8.25 में दिखाई दे रहा है। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां छिन्न एवं असंख्य होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूर ही क्यों न हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है। ठीक है, अनेक वल बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता, सीधा नहीं चलता। देखो चित्र 8.25 ही क्या सर्प की गति। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहली एवं बूझों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? यह विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक है? विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानता एवं विभिन्नता है? विभिन्न जंतुओं के चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? मनुष्य के 2 पैर तथा गाय और भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं? बहुत से जंतु संपादी होते हैं, क्यों? हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों है? इतने अधिक प्रश्न संभवतः आपने क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर क्या हैं खोजने हैं। उसके लिए हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। आगे आने वाले पाठों में भी इनके बारे में बताया जाएगा, तो उनसे हम जान पाते हैं कि किस प्रकार वे भिन्न होते हैं, उनमें क्या क्या समानता होती है और क्या क्या उनमें किस प्रकार वो गतिविधियां करते हैं, किस प्रकार चलते हैं। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं बेहतरीन जीवन के लिए योग। हमें क्या करना है? अपना जीवन अगर हमें बेहतर बनाना है तो हमें रोजाना योग करना चाहिए। ठीक है, योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। यह मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है, जिससे आप सीधे बैठते हैं, झुक कर नहीं। योग की कई मुद्राएं ऐसी हैं जिसमें आप स्वयं का वजन उठाते हैं, जिससे अस्थियां मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती है। यह जोड़ों के दर्द को कम करती है, जो अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा गया है। इससे शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं। इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है, जिससे वह अधिक दक्षता से कार्य करता है। कुछ योग आसन ऐसे हैं जिसे एक प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। अब इसमें हमने प्रमुख शब्द क्या पढ़े हैं? मेरुदंड, कंदुकखलिका संधि, शुभ उपस्थि, गुहिका, अचल संधि, जंतुओं की चाल, हिंज संधि,
और क्या है? पेशी, ब्रह्म कंकाल, शोनी अस्थियां, दुराग संधि, पसली, पिंजर, कंधे की अस्थियां, कंकाल, धारा रेखीय। अब सारांश क्या है? अस्थि एवं उपस्थि मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों भी सुरक्षा करता है। अगला क्या है? मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थियों, कंधे एवं शोनी, मेखल तथा हाथ एवं पांव की अस्थियों से बनता है। अगला क्या है? पेशियों के जोड़ों के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। अगला है, अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं। यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करता है। अगला है, पक्षियों की दृढ़ पेशियों तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। ये पंखों को फड़ाकर उड़ाते हैं। अगला है, मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। आगे है सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां एवं उसमें जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती है। अगला है, तिलचट्टा शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो ब्रह्म कंकाल बनाते हैं। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं जो तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करती है। अगला है, केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होती है। शरीर की आद्य सतह पर शुक केंचुआ को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है। अगला है, घोंगा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। अभ्यास करेंगे अब हम। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। क है, अस्थियों की संधियां शरीर को डैश में सहायता करती हैं। शरीर को अनेक प्रकार में गति देने में क्या करती है? सहायता करती है ना। और क्या हो सकता है? और ये हमारी गति की दिशा को भी निर्धारित करता है। ख में क्या है? अस्थियां एवं उपस्थिति संयुक्त रूप से शरीर का डैश बनाते हैं मानव कंकाल। ठीक है। ग में क्या आएगा? कोनी की अस्थियां डैश संधि द्वारा जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? कंगुली खल्लिका संधि। ठीक है। घ क्या है? गति करते समय डैश के संकुचन से अस्थियां खिंचती हैं। किससे खिंचती हैं? पेशियों से। ठीक है। हमारी जो मांसपेशी होती है वही तो सिकुड़ती हैं और या फैलती हैं, है ना। उसी से तो हमारी जो अस्थियां हैं वो खिंचती हैं, है ना। अब देखो प्रश्न 2 है, निम्न कथनों के आगे सत्य टी तथा असत्य को इंगित कीजिए। क क्या है? सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है, नहीं, सबका अलग अलग होता है। और ख क्या है? उपस्थिति अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, नहीं। अगला है ग, उंगलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है, ये भी गलत है। घ क्या है? अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है, ये सही है। अगला है, तिलचट्टों में ब्रह्म कंकाल पाया जाता है, ये भी ठीक है। अब देखो प्रश्न जो 3 है, कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का संबंध कॉलम 2 के 1 अथवा अधिक कथनों से आपको जोड़ना है। ऊपरी जो जबड़ा है वो क्या करता है? कॉलम बी में क्या आ सकता है? कॉलम जो 2 है उसमें देखो और बताओ किससे मैच होगा।
जबड़े को किससे कर सकते हैं? भ्रम कंकाल होता है। मछली का किससे कर सकते हैं हम? हृदय की सुरक्षा करती है मछली। और क्या कर सकती है? मछली का जो शरीर है धारा रेखी होता है। जो हमारी पसलियां हैं वो क्या करती हैं? एक अचल संधि हो सकती है। घोंगा क्या होता है? बहुत धीमी गति से चलता है। तिलचट्टा क्या होता है? शरीर पर पंख होते हैं, हवा में उड़ सकता है ना। अब देखो प्रश्न जो 4 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। कंदुकखलिका संधि क्या है? कंदुकखलिका संधि क्या है ये आपको बताना है। क जो है उसमें क्या होता है? कंदुकखलिका कोहनी होती है। उस आपने चित्र भी बनाया था, सिलेंडर बना के उसको रोल करके ऊपर एक कटोरी और बीच में गेंद लगाई थी, है ना। वो आपको बताना है संधि क्या है। ख क्या है? कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? क्यों नहीं मुड़ सकती? क्योंकि हमारी जो कोहनी है वो पूरी थोड़ी मुड़ सकती है, जो मुड़ जाएगी ऐसे हम जहाँ भी चाहेंगे ऐसे पीछे की तरफ, दाएं बाएं ऊपर नीचे ऐसे घूम सकती है, गोल घूम सकती है ना। इसीलिए पीछे की तरफ कैसे जाएगी। अब देखो अगला है सोचने के लिए बातें। हमने उन गतियों की चर्चा की जिनको करने में हमारा शरीर सक्षम है। इन सभी गतियों के लिए शरीर को स्वस्थ अस्थियों, पेशियों, संधियों एवं उप अस्थियों की आवश्यकता होती है। हम में से कुछ लोग ऐसे विकार से पीड़ित होते हैं जिसके कारण इन गतियों को करना इतना सरल नहीं होता। अपनी कक्षा में ऐसे क्रियाकलापों की आयोजना कीजिए और ऐसे उपाय खोजने का प्रयास कीजिए जिनके द्वारा किसी एक प्रकार की गति बाधित होने पर भी व्यक्ति अपनी दिनचर्या सुचारू रूप से चला सके। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप 1 का स्मरण कीजिए जिसमें आपने अपने हाथ पर एक पैमान बांधकर अपनी कोहनी की गति को बाधित करा था ना। ऐसा आपने ऊपर पढ़ा भी था। शरीर की सामान्य गतियों को कृत्रिम रूप से बाधित करने के कुछ और तरीके सोचिए तथा ऐसे उपाय खोजिए जिनके द्वारा प्रतिदिन के क्रियाकलाप संपादित किए जा सके। थैंक यू।